नमस्कार दोस्तों। टीपीए के वन लाइनर माध्यम से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे थे। अब सेक्शन 35 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से शुरू करते हैं प्रश्नों को और लगातार देख लेते हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न है कि चुनाव का सिद्धांत कहाँ उल्लिखित धारा 35 में है टीपीए में। चुनाव सिद्धांत को निर्वाचन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये धारा 35 में ही है और लागू होता है हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी पर। धारा 35 किस पर लागू होती है? चल संपत्ति, अचल संपत्ति, सभी प्रकार की संपत्ति। तो संपत्तियों में भी चल अचल दोनों होगा और धर्म के हिसाब से कोई भी भेद इसमें नहीं है। ठीक है। निर्वाचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व है संपत्ति का अनधिकृत अंतरण, एक समव्यवहार लाभदान। ठीक है। दो अधिकारों में से चुनना जहाँ यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आशयित नहीं था कहलाता है निर्वाचन का सिद्धांत। निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता अंतरण की तिथि से 1 वर्ष तक। तो 1 वर्ष के बाद लागू होगा निर्वाचन सिद्धांत। ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत का आधार है कि व्यक्ति जो लिखित का लाभ ले रहा है उसे भार वहन अवश्य करना चाहिए। अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि संपत्ति का स्वामी अंतरण से विसम्मत होने का निर्वाचन करता है तो निराश अंतरित प्रतिकर पाने का अधिकार रखता है। कब? तो बोल रहा है जब अंतरण आनुग्राहिक है तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक मर जाता है, अंतरण अनुग्राहिक है तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक नया अंतरण करने में असमर्थ हो जाता है, अंतरण प्रतिफलार्थ हो। तो ये तीनों दशाओं में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लिखित दस्तावेज का लाभ उठाना चाहता है तो उस पर लगे अधिकार को भी वहन करना पड़ेगा। अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के सिद्धांत का आधार यह है कि एक व्यक्ति किसी दस्तावेज का फायदा ले रहा है तो उसे दायित्व भी वहन करने होंगे। मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम का केस एक निदर्शकवाद है, चुनाव के सिद्धांत से संबंधित है। इस वाद में हुआ क्या था? तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम 1903 के प्रकरण में टोंक के नवाब के मरने पर सरकार ने प्रबंध की दृष्टि से नवाब का पद नवाब के बड़े लड़के को दिया तथा कुछ धन छोटे लड़के को दिया। नवाब ने पद के बदले में कुछ गांव पहले ही अपने छोटे लड़के को दिए थे। इसमें विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या छोटा पुत्र उन दोनों अनुदानों में से किसी का निर्वाचन कर सकता था? यह अभिनिर्धारित हुआ कि दोनों अनुदान स्वतंत्र विलेखों के अधीन थे अतः निर्वाचन सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होगा। कूपर वर्सेस कूपर का केस भी इसका बहुत महत्वपूर्ण केस है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से। सुल्तानपुर का खेत शाह की संपत्ति है, उसका मूल्य 80,000 रुपये है। आ उसे दान की लिखत द्वारा बा को अंतरित करने की प्रवंजना करता है और उसी लिखत द्वारा शाह को 1 लाख देता है। अब देखिए, उसी लिखत से दे रहा है, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है ना। उसी लिखित से दे रहा है और ये दान की लिखत है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लिखत द्वारा शाह को 1 लाख देता है, आ निर्वाचन करने के पहले मर जाता है। यहाँ पर बा आ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है और यहाँ पर आपने पढ़ा कि स्वतंत्र विलेख थे और यहाँ पर एक ही विलेख से दोनों अंतर संबद्ध थे। ठीक है ना। इस कारण से इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा। अगला प्रश्न देखिए, धारा 36 किससे संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्चनमेंट। ठीक है ना। प्रभाजन का सिद्धांत है इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्चनमेंट की बात यहाँ पे है। अगला प्रश्न देखिए, अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति की आगमों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 आधारित है अंशदान के सिद्धांत पर। तो कंट्रीब्यूशन और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस तरह से रहेंगे। यानी अगर आपसे बोल दे डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन और डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्चनमेंट तो हमें दोनों के उत्तर याद रहने चाहिए। 36 में हमारा हो जाएगा प्रभाजन और 37 में हमारा हो जाएगा अंशदान। 41 का संबंध है विबंध विधि के सांविधिक प्रयोग से और टेंसिबल ओनर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें है विबंध का सांविधिक प्रयोग। धारा 41 का संबंध विधि का सांविधिक प्रयोग से यानी स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन ऑफ स्टॉपेल से है, तो ये सही बात है। एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता, यानी कि नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ एंजॉयज। ठीक है। तो इस सिद्धांत के सूत्र को 41 और 43 में बताया गया है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता, ये दिया गया है 41 और 43। सेम क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर 41 से 43 है। ठीक है ना। 41 और 43। और इस मैक्सिम का नाम क्या है? निमो डेट कोड नॉन हैवेट। ठीक है। तो 41 अगर प्रश्न में सारी चारों धाराएं आ जाएं तो इसका उत्तर चारों धाराएं ही रहेगा, 41, 42, 43, 44, वरना अमूमन प्रश्न में 41 और 43 ही दिया रहता है।
व्यपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा 3 दशाओं में: विचाराधीन वाद में, बिना प्रतिफल के, या फिर पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 में। तो इन तीनों में व्यपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। दृश्यमान स्वामी की बात धारा 41 में की गई है। करमसी वर्षी बनाम रतन सिंह नैन 1952 के बाद में दृश्यमान स्वामी की निम्न परिभाषा दी गई। दृश्यमान स्वामी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसमें स्वामित्व के सभी गुण विद्यमान हो लेकिन वह वास्तविक स्वामी ना हो। शेषुमूल शाह बनाम सैयद अब्दुल रशीद 1991 के प्रकरण में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहा कि दृश्यमान स्वामी द्वारा संपत्ति अंतरण के मामले में धारा 41 का संरक्षण चाहने वाले व्यक्ति द्वारा यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अंतरणकर्ता द्वारा दृश्यमान या बेनामी स्वामित्व उत्पन्न किया गया था। राजकुमार कुंडू बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस मामले में, 1872 के बाद संबंधित है दृश्यमान स्वामी से। सूरज रतन थिरानी बनाम अजमा भाटी कंपनी भी ऑस्टेंसिबल ओनर से संबंधित है। अब जयदयाल पोद्दार का केस भी ऑस्टेंसिबल ओनर से संबंधित है। मोहम्मद सुलेमान बनाम सकीना बीबी, शरद चंडे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद भी 41 संबंधित है। अब देखिए शरद चंद्र चंडे का केस जो है वो धारा 115 एविडेंस एक्ट से भी संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपर जो हमने 7 या 8 सेक्शन देखे हैं, केसेस देखे हैं, सभी भी ऑस्टेंसिबल ओनर से संबंधित हैं। उसकी एक लिस्ट आप बना लीजिएगा। टीपीए के अधीन किसी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी जो दृश्यमान स्वामी हो। आज जो एक हिंदू है अपने पिता बी से पृथक होकर 3 क्षेत्र छात्राज्ञा या व्यपदेशन करते हुए सा को भेज देता है कि आ उन्हें अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इन खेतों में से ज्ञा खेत आ का नहीं है, किंतु बा की मृत्यु के पश्चात वारिस के रूप में सा खेत को आ प्राप्त कर लेता है। सा ने विक्रय संविदा को खंडित नहीं किया है। आ से सा अपेक्षा कर सकता है कि आ उसे ज्ञा खेत परिदत्त कर दे, ठीक है ना। यानी कि जो आपने कहा था उसको आप पूरा कीजिए। पहले जब नहीं था तो ठीक है, यानी स्टॉपेल का एप्लीकेशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। खा को का एक गृह पट्टे पर देता है और यह शक्ति आरक्षित रखता है। देखिए ठीक है ना, टर्म्स देखिएगा। शक्ति आरक्षित रखता है कि यदि खा उसका ऐसा उपयोग करेगा जिससे उस गृह का मूल्य विनिर्दिष्ट सर्वेक्षक की राय में गिर जाएगा तो वह पट्टे को प्रतिसंग्रहित कर देगा। इसके पश्चात का यह सोचकर कि ऐसा प्रयोग किया गया है वह उस गृह को पट्टे पर गा को देता है। इसके अध्ययन की खा द्वारा किए गए उस गृह के उपयोग के बारे में सर्वेक्षक की यह राय हो कि उस गृह का मूल्य गिर गया है, यह अंतरण खा के पट्टे के प्रतिसंग्रहण के रूप में क्रियाशील होता है। अगला वह सिद्धांत जिसके अनुसार अंतरणकर्ता को पश्चातवर्ती अधिकृत संपत्ति को ऐसे अंतरिति को प्रदान करना आवश्यक है जिसने उसके मिथ्या व्यपदेशन पर कार्य किया है तथा जो उसे प्राप्त नहीं हो सका, उसके लिए धन भुगतान कर स्वयं को हानि पहुंचाइए, कहलाता है विबंधन का सिद्धांत या विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण, यानी फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल, सेक्शन 43। जहां अंतरण अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना है तथा अंतरित संपत्ति में बाद में हित अर्जित कर लेता है वहां अंतरण वैध होने हेतु निम्न शर्त आवश्यक है। यानी अंतरण जो है प्रतिफलार्थ होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। अंतरिति अंतरण को प्रभावी बनाने का विकल्प चुनता है और अंतरण की संविदा अस्तित्व में होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन। कौन सी कंडीशन आवश्यक नहीं है? तो अंतरिति ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था युक्ति की सावधानी बरती, तो युक्ति की सावधानी का जो मतलब अनिवार्यता है वो यहाँ पर नहीं है। धारा 43 के अंतर्गत क्या क्या आवश्यक है? या कि अंतरक का यह प्रस्तुत करना कि वह अंतरण के लिए सक्षम है, तो सक्षमता और संपत्ति का अचल होना और प्रतिफल, सक्षम, अचल संपत्ति और प्रतिफल, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। व्यपदेशन कपटपूर्ण होना ही चाहिए, ये कोई शर्त यहाँ पे अनिवार्य तौर पर नहीं है। का जो हिंदू है और अपने पिता खा से पृथक हो गया है, 3 खेत छात्रा और ज्ञा या व्यपदेशन करते हुए माँ को बेच देता है। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हमने पढ़ा था। तो पहले उसके पास अगर खेत तीनों को बेच देता है लेकिन उसके पास 2 ही खेत थे और बाद में पिता के मरने पे वो उसे हस्तांतरित हो जाते, उत्तराधिकार में मिल जाते हैं, तो उसे वह खेत देने पड़ेंगे, ठीक है। सुल्तानपुर मौजा में आ का हिस्सा आधा एवं बा तथा सा प्रत्येक हिस्सा चौथाई था। इसमें से वे मौजे के 8वें अंश को लालपुर मौजे में से 1/4 अंश से विनिमय करते हैं। कोई तत्प्रतिकूल करार नहीं है, इसलिए आ लालपुर में 8वें अंश का एवं बा तथा सा प्रत्येक हकदार हैं 16वें अंश के।
अतरौली मौजे में का जो आजीवन हित का और खा और गा जो उस मौजे के शेष भाग के हकदार हैं उस मौजे को 1000 रुपये में बेच देता है। का के आजीवन हित का मूल्य 600 रुपये तथा शेष भाग का मूल्य 400 रुपये पर निश्चित किया जाता है। का क्रय धन पे 600 रुपये, खा और गा 40 नहीं है 400 कर, यानी 400 रुपये के हकदार हैं, तो यहाँ पर इसको 400 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ अचल संपत्ति उसमें सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है, वहाँ वे अंतरक जब संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के हों प्रतिफल में से बराबर का अंश पाने के हकदार हैं। लिस पेंडेंस यानी लिटिगेशन पेंडिंग का क्या अर्थ है? ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन है। संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण होगा, न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन प्रभावित हो सकेगा। विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होता है जहां अंतरण विचारण न्यायालय के जयपत्र किंतु अपील की प्रस्तुति से पूर्व किया गया हो। लंबित वाद का सिद्धांत का नियम तब लागू होता है जब एक वाद या कार्यवाही जिसमें स्थावर संपत्ति का हक हो, दो व्यक्तियों में लंबित है तथा उनमें से एक उस संपत्ति का विक्रय कर देता है। विचाराधीन वाद का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है। विचाराधीन वाद के सिद्धांत की प्रयोज्यता हेतु संपत्ति होनी चाहिए अचल, यानी लिस पेंडेंस केवल अचल संपत्ति पर लागू होता है। संविदा के विनिर्दिष्ट अनुतोष कि ऐसे वाद जो अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित हैं पर वाद लंबन का नियम लागू होता है, यह कथन सत्य है। धारा 52 प्रभावित नहीं करती है पूर्व विद्यमान अधिकारों को। विचाराधीन वाद का सिद्धांत निम्न समव्यवहार को लागू होता है। जयपत्र के पश्चात किंतु अपील के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पूर्व निष्पादन कार्रवाई की लंबित रहने के दौरान उस न्यायालय जिसमें वाद लंबित है के प्राधिकार के अधीन। इसका क्या गलत होगा? तो वाद में सम्मन के निर्वाह के पूर्व विचाराधीन वाद के सिद्धांत लागू नहीं होता, ठीक है ना, तो ये उत्तर एलिमिनेट हो जाता। अगला देखिए, न्यायाधीन के सिद्धांत के अधीन निम्न शर्त पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए आवश्यक है। यह कि वाद की विवादित विषय वस्तु प्रत्यक्षता और सारता प्रथम वाद में विवाद के समान है, यह कि दूसरे वाद के पक्षकार समान है, या कि जिस न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है वह ऐसे वाद में अनुतोष देने में सक्षम है। ये सभी। अब देखिए, वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है, स्थगन के लिए आवश्यक नहीं है। धारा 52 संपत्ति दृढ़ता नियम में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? देखिए, कार्यवाही या वाद का लंबित होना चाहिए, सक्षम न्यायालय में लंबित हो और संक्रामण या अन्य पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करना, ये तीनों आवश्यक हैं। कोल्यूसिव हो या दुर्विसंधिपूर्ण हो, यह आवश्यक शर्त नहीं है। लंबित वाद का सिद्धांत किस वाद में व्याख्यायित किया गया था? माफ कीजिएगा, तो बिलामी बनाम सेवाइन के केस में। बिलामी बनाम सेवाइन के केस लंबित वाद से है। अधिनियम के तहत विक्रय के उपरांत संशोधन के द्वारा वाद पत्र में सम्मिलित संपत्ति के विषय में लंबित वाद का सिद्धांत प्रयोज्य नहीं है। ए एक भूमि का दान बी को करता है, सी उक्त भूमि के कब्जा हेतु ए पर वाद दाखिल करता है। वाद लंबित रहने के दौरान बी उक्त भूमि को डी को अंतरित कर देता है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, दान जो कंसिडरेशन के लिए नहीं, मतलब जो दिया है जमीन को कंसिडरेशन नहीं है, आपने दान किया है, ठीक है ना, कीवर्ड आप समझिएगा। सी युक्त भूमि के कब्जा हेतु ए पर वाद दाखिल करता है, वाद लंबित रहने के दौरान बी उक्त भूमि को डी को अंतरित कर देता है। ए की मृत्यु हो जाती है तथा ए के विधिक प्रतिनिधि के रूप में बी के विरुद्ध सी कब्जा की डिक्री प्राप्त करता है। क्या डी का हक सी की डिक्री के विषय हेतु लंबित वाद के नियम से प्रभावित है? हाँ, क्योंकि अंतरण बिना प्रतिफल के था, ठीक है। अब फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर 53 में दिया है, कपटपूर्ण अंतरण धारा 53 में है। उसके बाद है, अंतरक के ऋणदाताओं को पराजित या विलंबित करने के आशय से किया गया अचल संपत्ति का प्रत्येक अंतरण होगा ऐसे ऋणदाता के विकल्प पर शून्यकरणीय, ठीक है। कपटपूर्ण अंतरण शून्यकरणीय होता है। मुसहर साहू बनाम हाकिम लाल का केस कपटपूर्ण अंतरण यानी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर से संबंधित है। किसी अपंजीकृत विक्रय की संविदा के अंतर्गत कब्जाधीन हस्तांतरित पर किसी कार्यवाही का अधिकार प्रदत्त नहीं है, ये धारा 53A में कहा गया है।
संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति का हक एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया होगा, वह शून्यकरणीय होगा। भागिक पालन यानी पार्ट परफॉर्मेंस की बात 53A में कही गई है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस 53 में दिया हुआ है। प्रबोध कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी का वाद भागिक पालन से संबंधित है। और अन्य वाद जो आंशिक अनुपालन या भागिक पालन से संबंधित है वो है आरिफ बनाम यदुनाथ, प्रबोध कुमार बनाम दंतमारा टी कंपनी, सरदार गोविंद राय, महादिक बनाम देवी सहाय। राम बरन प्रसाद बनाम राम मोहित हाजरा का केस धारा 40 से संबंधित है। 53 का के आवश्यक तत्व क्या क्या है? अंतरण की संविदा, प्रतिफल, अचल संपत्ति, अंतरिति अपने भाग का अंशतः पालन कर चुका हो। संविदा के भागिक पालन के मामले में अंतरिति ने पूर्ण प्रतिफल अदा किया हो या घटक अनिवार्य है। भागिक पालन के मामले में अंतरिति के साथ निम्न आवश्यक है: कब्जा, प्रतिफल के लिए संविदा, उसके भाग पर तत्परता। नोटिस आवश्यक नहीं है, अंतरिति को नोटिस आवश्यक नहीं है। भागिक पालनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है। निम्न कार्य भागिक पालन गठित करेगा: आधिपत्य का परिधान, अनुबंध के अनुपालन में किया गया कार्य जो अनुबंध के परिचायक हों और पूर्ववर्ती हों, ये तीनों अनिवार्य हैं। साथ ही साथ अब इसमें क्या एलिमिनेट करना था आपको? ऑप्शन में था कि कोई ऐसा असंदिग्ध कार्य जो अभी कथित से अन्य संविदा से संदर्भित किए जाने योग्य हो, ये भागिक पालन गठित नहीं करेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 में भागिक पालन का सिद्धांत जो दिया गया है वो एक कानूनी अधिकार है और बचाव में उपलब्ध है, ये दोनों सही रहेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता है मौखिक संविदाओं पर और खड़ी इमारतें। अब देखिए, मौखिक संविदा पर तो नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड जरूरी है, और इमारती लकड़ी ये सब जो होती हैं ये चल संपत्ति हैं, तो ये भी नहीं रहेंगे। यानी कि क्योंकि ये अचल संपत्ति पर केवल लागू होता है और खड़ा काष्ठ जो होता है वो चल संपत्ति माना जाता है, इसलिए इन पर ये लागू नहीं होगा। भागिक पालन के सिद्धांत पर अगर निर्णय है मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहाँ पर क्या क्या प्रावधान है। तो लोक के लाभ यानी पब्लिक बेनिफिट के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए शाश्वतिक अंतरण धारा 18 में है। आजाद व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है? धारा 20 में। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण 41 में है, सहस्वामी द्वारा अंतरण 44 में है। निम्न सुमेलित है यानी कि समाश्रित हित धारा 21, संचयन के लिए निर्देश धारा 17, अंतरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्विकता धारा 48। धारा 41 दृश्यमान स्वामी अंतरण, धारा 44 सहस्वामी द्वारा अंतरण, धारा 42 लंबित रहते विवाद यानी लंबित वाद का सिद्धांत, 53 धारा 52 में लीज पेंडेंस है, 53 में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है और 53A में पार्ट परफॉर्मेंस है यानी भागिक पालन। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सभी संपन्न हो चुके हैं। इसका आप रिवाइज कर लीजिए और जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।